हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके हिंदी व्याकरण से होने वाला है। तो आपको यह वीडियो देखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और आज के जो टॉपिक है उनसे कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक हर साल पूछे जाते हो, चाहे वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम हो या फिर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम हो। हर बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक को नहीं भूलना चाहिए। और उस टॉपिक का आपका नाम है शब्द। क्या है? शब्द, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। आप देखिए शब्द, आप लोग शब्द को जानते होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन से शायरी है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। पढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, पढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अब अनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। झूठे को तो दिन रात मुस्कुराते देखा है। इसलिए किसी दूसरे पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो भरोसा उतना ही कीजिए जितना लायक हो सके। ये नहीं कि आंख मूंद कर आप भरोसा किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी कमजोरी है, ना कि आपकी ईमानदारी। ईमानदारी सर्वोपरि है। कहते हैं ईमानदारी सर्वोपरि है, लेकिन उससे पहले ईमानदारी भी उसी व्यक्ति के साथ किया जाता है तब अच्छा लगता है जो आपका ईमानदारी का वैल्यू कर सके। ये नहीं कि आप उस पर ईमानदारी किए जा रहे हैं और आपको पीठ पीछे वार कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। देखिए, और इसी पर एक चीज हमें याद आ गया कि किसी ने सही कहा है कि दुश्मन से ज्यादा उससे सावधान रहना जरूरी है जो कि आपका भी दोस्त हो और आपके दुश्मन का भी दोस्त हो। ऐसे लोगों से सख्त बच के रहिए। तो चलिए अपना सिलेबस को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक हम लोग का है शब्द। देखिए, शब्द के कई सारे परिभाषा हैं, लेकिन हम ज्यादा उलझन में नहीं पड़ेंगे। और जो सबसे सटीक और सबसे सही परिभाषा है उसी को हम जानेंगे। बहुत सारे लोग इसका परिभाषा कुछ दिए जाते हैं जिसका कोई तर्क न होता है, न कुछ होता है, लेकिन परिभाषा दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग को वैसा नहीं करना है। अगर शब्द का कोई भी अगर परिभाषा आपको लिखने को कहे तो आप एक शब्द में लिखिए वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्या बताया हम आपको? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक, ये लिखना आपको जरूरी है। अगर आप सार्थक नहीं लिखते हैं तो डिफिनीशन सरासरी गलत है। आपका डिफिनीशन कभी भी सही नहीं हो सका। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये है, लेकिन आपका प्रॉपर परिभाषा नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर वर्णों के मेल से शब्द बनता है तो देखिए एक चीज बताते हैं आपको। शब्द क्या होता है? कलम। क्या लिखे हम? कलम। ये तो एक शब्द है, ठीक है, एक सार्थक मेल में इसको लिख दिए तो ये हो गया कलम। लेकिन इसको हम इधर उधर कर क और ल, ये क्या हो गया? इसका कोई अर्थ है? कोई ऐसा अर्थ है तो हमको बताइए आप। मकल। अगर कोई बच्चा ये कह रहा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तो यहां तो ठीक है, वर्ण, 3 वर्ण एक साथ मिल करके एक शब्द बना लिया। लेकिन मकल, ये क्या हुआ? ये क्या है? तो है क्या? तो आखिर आज से आप याद रखिए कि कभी भी जब परिभाषा आप लिख रहे तो उस समय थोड़ा ध्यान दीजिए कि परिभाषा कह क्या रहा है। मकल, इसमें लिख लेंगे राम, लिख ले राम, ठीक है, राम लिख दिए तो ये तो ठीक है, एक नाम है। लेकिन ये लिख दिए हम, देखो एक चीज और हम आपको बताते हैं, खाना। खाना, ये क्या एक शब्द है?
बिल्कुल खाना एक शब्द है, लेकिन खाना एक शब्द है, अगर वही हम इसको लिख दें ना खा, ना खा, ये क्या कोई शब्द बन रहा है? तो इसलिए जब भी हम इसका परिभाषा लिखेंगे तो आज के बाद ये परिभाषा कभी भी नहीं लिखेंगे कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हम लोग सही से लिखेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। आप देख लीजिए कि शब्द क्या के प्रकार, कई रूप है शब्द के, समझ गए? कई प्रकार से इसको विभक्त कर सकते हैं। देखिए पूछा जैसे में अर्थ के आधार पर, पहला अर्थ के आधार पर शब्द का बंटवारा कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर। अगला हम इसे उत्पत्ति के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर अब बताइए आपका क्या होगा? हमने 3 बता दिए, एक आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो बताइए क्या होता है? हमने तो 3 बता दिए, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर, और एक और होता है, इसका नाम है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर भी हम शब्द को बांट सकते हैं, रूपांतरण के आधार पर भी हम शब्द का बंटवारा कर सकते हैं। देखिए ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है जिसके आधार पर हम शब्द का बंटवारा कर सकते हैं, और अभी हम करेंगे भी। इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि अगर कोई पूछे शब्द का परिभाषा, तो आप उससे बताइए कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। और पूछे शब्द को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, शब्द को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो आप कहिए कि शब्द को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, और आपका एक अंतिम हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो देखिए अब बारी बारी से हम इन सभी के आधार पर शब्द का बंटवारा करेंगे। तो इसे बने रहिए और इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर जरूर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक यह वीडियो काफी सारे स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाएगा। और देखिए हम आपसे इसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ना ही आपको कोई पैसा लग रहा है वीडियो शेयर करने का, लाइक करने का। तो एक बात बताइए कि अगर आपके एक वीडियो शेयर कर देने से अगर किसी का वीडियो चल जा रहा है, और वो भी बच्चा ये नहीं है कि फालतू का कोई वीडियो है, किसी पर किसी लड़की का नाचने का वीडियो होता है तो वो वीडियो वायरल हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आप जब एजुकेशनल टीचर को, प्रोफेशनल जो टीचर है या फिर कुछ ऐसा चीज जिससे आपको ज्ञान हो रहा है, उस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ना कि वो सब वीडियो को। तो आपसे ये बात ध्यान रहेगा। और देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों का बंटवारा। क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम बताए थे कि शब्द का बंटवारा होता है। तो अर्थ के आधार पर 2 तरीके से बांटा जाता है। पहला होता है सार्थक शब्द, ये चीज हम आपको शुरू स्टार्टिंग में ही बताए थे जब शब्द पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको मालूम है तो एक बार आप कमेंट में कीजिए कि सार्थक शब्द क्या है।
एक बार आप कमेंट कीजिए कि सार्थक शब्द क्या है। अगर नहीं मालूम है तो आप सार्थक शब्द क्या है सब आप बताते हैं आपको। सार्थक शब्द वो होता है जिसका शब्दकोश में कोई सही अर्थ निकलता हो। शब्दकोश में सही अर्थ निकलता हो तो लिखेंगे सार्थक शब्द वे होते हैं, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे में हम लिख दिए आम। एक शब्द है ना जी, आप लोग क्या कहते हैं हमें आम लाइए, तो आखिर हम आम कहें तो आप इससे संकेत हुआ आम फल, उस फल को हम बोल रहे हैं। लेकिन इसके आगे हम निरर्थक शब्द को ही बताएंगे। आम, कलम, बेंच। जो ये कहने का तात्पर्य है कि हाँ आखिर इससे कुछ चीज का बोध हो रहा है। अगर आम कह रहे हैं तो किसी फल को कह रहे हैं, कलम कह रहे हैं तो हमारे हाथ में कलम हो सकता है, कॉपी पर लिखते हुए हम कलम कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे कुछ अटपटांग भाषा में लिख दें, आगे पीछे करके लिख देंगे तो उसका कोई शब्द नहीं होगा। और उसी एक होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है निरर्थक शब्द? निरर्थक शब्द तो इसका डिफिनेशन आपको हो जाएगा, निरर्थक शब्द वे होते हैं, निरर्थक शब्द वे होते हैं कॉमा जिनका कोई निश्चित अर्थ न हो। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ न हो। आखिर निरर्थक शब्द कहने का अर्थ क्या हुआ? वे शब्द जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, या फिर शब्दकोश में जिसका कोई अर्थ ही न हो। निरर्थक शब्द, जैसे हम यहाँ आम लिखे, आम, ये भी तो हम लिख दिए, शब्द बन गया। ये क्या शब्द है? निरर्थक शब्द। इसका कोई मतलब आ रहा है? कुछ मतलब है इसका? नहीं। हम लोगों ने अर्थ के आधार पर काफी अच्छी तरीके से शब्द के प्रकार को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किस चीज के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। देखिए उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द होते हैं 4 प्रकार के। आपको मालूम हो या ना हो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखिए उससे पहले एक छोटा सा लाइन में आप लोग के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सोचते हैं पढ़कर करेंगे ही करेंगे क्या, टॉपर तो ऐसे भी नहीं बनेंगे, ये कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान तो बनिए। भले ही आप पढ़ाई करके टॉपर नहीं बनते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन आप अगर पढ़ाई करें तो एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगे। इसलिए पढ़ाई को महत्व दीजिए। बहुत बच्चे कहते हैं अरे हमसे कितना पढ़ने वाला, हम कैसे टॉपर बनेंगे। अरे आप
उससे ज्यादा पढ़िए, आप क्या है नहीं टॉपर बनिएगा, टॉपर नहीं भी बन पाइएगा तो आप एक अच्छा इंसान तो जरूर निखर के आइएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा शख्स एक टॉपर बन ही सकता है, लेकिन हर पढ़ा शख्स जरूरी है कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। इसलिए आप पढ़िए जरूर, और पढ़ने में मन न भी लग रहा है तब पर भी आप अपने आप को पढ़ाई के रूप में ढालिए। देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम पहले बात करेंगे तत्सम। तत्सम तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको कि डायरेक्ट हम हिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे संस्कृत के वैसे शब्द जिनका उपयोग हम हिंदी में बिना कुछ परिवर्तन के करते हैं, उसे ही हम तत्सम कहते हैं। जब हम संस्कृत के शब्द को बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल करते हैं, जब हम संस्कृत के शब्द को बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल करते हैं, आप समझिए इसे अश्व, क्या है अश्व, यह क्या संस्कृत का एक शब्द है, क्या है संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम इसे किस रूप में यूज करते हैं, बिना इसका रूप चेंज के हिंदी में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, अग्नि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, तो इसलिए ये सब तत्सम है। अब आगे जानेंगे तद्भव। देखिए तद्भव क्या होता है? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें जो हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं। देखिए गर्मी इतना ज्यादा है कि पसीना आ रहा है, लेकिन आप लोग के लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए। तो देखिए तद्भव, तत्सम आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप देख लिया है आपका तद्भव। तो तद्भव में ज्यादा कुछ, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को ही हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, तो हम उसको बताएंगे जब हम संस्कृत के शब्द को बिना परिवर्तन के इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमारा शब्द क्या कहलाता है? तत्सम। और वही तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द को बिना किसी परिवर्तन के, लेकिन इसमें परिवर्तन करेंगे, तो इसलिए क्या कह दिए डायरेक्ट सीधी भाषा में कि तत्सम के बिगड़े रूप को ही हम तद्भव कहते हैं। हमारा अगला है इसमें देशज। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं? अपने देश में बोले जाने वाले शब्द, अपने देश में बोलचाल की भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम देशज कहते हैं। जब समझ गए देशज, तो देशज का डिफिनेशन लिखने को कहे तो हम लिख सकते हैं अपने देश के बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही
वाले शब्द ही देशज कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं। देखिए ये सब ऐसे टॉपिक है इनका आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ अगर आप एक बार अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो उसके बाद वो आपको जीवन भर याद रहेगा। इसलिए आपको हम कहते हैं कि ये सब ऐसे टॉपिक है ना जिनको आप याद मत किया कीजिए। अगर आप याद कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप याद कर रहे हैं। ये सब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए देशज शब्द, देशज, देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए। कोई पूछे देशज तो क्या है? देश। देखिए देश तो सीधा आप कहिए अपने देश में बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। आखिर देशज शब्द के कुछ उदाहरण हम देते हैं आपको। लोटा, क्या हुआ? लोटा, लोटा। मुरेठा, मुरेठा। ये शब्द ऐसे हैं जो देशज शब्द है। और एक और होता है विदेशज। क्या होता है? विदेशज। तो उसे भी हम जाने कुछ पहले देखिए, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं हमारे तत्सम, वहीं दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। देखिए तत्सम शब्द जो है, जब हम संस्कृत के शब्द को बिना किसी परिवर्तन के, कोई ऐसा संस्कृत का शब्द जैसे अश्व, जब संस्कृत में भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव में क्या होता है? थोड़ा उसके रूप में चेंज, परिवर्तन कर दिया, थोड़ा परिवर्तन करके उसके बाद हम उसको लिखते हैं, तो उसे ही हम तद्भव कहते हैं। और देशज तो आप लोग जान ही गए कि अपने देश में बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। अब अगला है हम लोग का विदेशज। तो इतना विश्वास है कि इतना टॉपिक आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आगे भी जो आपको बताएंगे आपको इतना आसान भाषा में बताएंगे कि अब तुरंत आपको याद हो जाएगा। देशज हो गया, आप देखिए विदेशज, क्या? विदेशज। तो देखिए विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज ये है आपका चौथा और लास्ट। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार को मैंने बता दिया। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और यह बताने जा रहे हैं आपको चौथा जिसका नाम है विदेशज। देखिए विदेशज है तो इसका देखिए आपको पहले वर्ड से पकड़िए। विदेश क्या है? विदेश। तो इसको सीधे लिख सकते हैं वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ, विदेश में हुआ, कौन? विदेशज कहलाते हैं। विदेशज कहलाते हो गया। देखिए विदेशज, आखिर विदेश ये क्या होता है? हम लोग क्या रहते हैं? इंडिया में। हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया को छोड़कर, यानी इंडिया यानी भारत, भारत को छोड़कर जो भी देश हुआ वो हम लोग के लिए क्या हुआ? विदेश हो गया। तो ये बात भी बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, कह रहे अमेरिका है तो अमेरिका है। कुछ लोग से आप जब बात कीजिए कहेंगे अरे वो विदेश में रहता है, तो आप कहेंगे अरे वो अमेरिका रहता है, कहते अरे वो अमेरिका रहता है और वो विदेश में रहता है। लेकिन इस चीज को नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो देखिए विदेश का अर्थ ही है अपने देश से बाहर। अपने देश से बाहर कोई सा भी देश हो, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जो भी देश हो ना, वो हमारे लिए क्या है? विदेश ही है। और विदेश से
जो शब्द निकला है उसे ही हम विदेशज कहते हैं। यानी पहले जिसका निर्माण विदेश में हुआ है, जो सब विदेश की भाषा, तो विदेश में जो शब्द बोले जाते थे उन्हें ही हम विदेशज कहते हैं। तो विदेशज में भी कई होते हैं, जैसे में हॉस्पिटल, 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 ब्रेंच, ये सब जो आपको शब्द है इत्यादि, ये सब आपके विदेश से उत्पन्न हुए शब्द है। हॉस्पिटल, ये सब जो शब्द है ना वो विदेश में ही शुरू हुआ था और उसके बाद हम लोग यहाँ बोलने लगे हैं, तो ये सब क्या हो गया, विदेशज। तो हमें आशा है कि ये भी टॉपिक आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब बात करेंगे हम रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर बांटने से पहले हम इसे रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हमने अभी तक आपको अर्थ के आधार पर बता दिया, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। उसके बाद हमने बता दिया आपको बनावट के, रचना के आधार पर अभी बताएंगे, उत्पत्ति के आधार पर बता दिए। अब है हमारा रचना के आधार पर, रचना या बनावट, इसी को कहते हैं रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार इसमें होते हैं पहला रूढ़, पहला रूढ़, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़ होते हैं, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ में क्या होता है आपको आसान भाषा में हम बताते हैं, किसी भी शब्द को अलग अलग करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो हम किसी शब्द को अलग अलग कर देते हैं, कोई एक शब्द है उसको हम अलग अलग कर दिए, उसका कोई अर्थ न हो, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, उसका कोई अर्थ न निकले, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द आप लोगों को पता चल गया। ताकि रूढ़ शब्द का आपको कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे उदाहरण आ गया आम। आम एक शब्द है, इसको जब हम अलग अलग किए, आम, देखिएगा कर आ जोर म, इसका कोई अर्थ निकल रहा है म का या फिर आ का? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कान, इसको अलग अलग करेंगे कोई अर्थ निकलेगा? नाक, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये क्या हो गए, ये हो गए आपके रूढ़ शब्द। उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। क्या आते हैं? यौगिक शब्द दूसरे होते हैं यौगिक। तो ये यौगिक शब्द को भी जानना बहुत जरूरी है। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर
जिनके टुकड़े करने पर उसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसका कुछ अर्थ निकलता कुछ अर्थ निकलता हो, कौमा उन्हें ही हम यौगिक शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर या फिर वे शब्द जिन्हें अलग अलग करने पर कुछ अर्थ निकलता है उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। आखिर यौगिक शब्द के अंतर्गत कौन, जैसे देखिए विद्यालय, ऊपर में आपको हम लिख कर दिखाते हैं विद्यालय, विद्यालय, इसको हम लिख सकते हैं विद्या जोर आलय, विद्यालय। देखिए एक अर्थ निकलना है यहाँ पे, विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तक जोर आलय, ताकि अलग अलग करने पर उसका अर्थ निकलता हो। लेकिन अब बात रही कि रूट शब्द और यौगिक शब्द में कोई अंतर बताने को कहे, रूट शब्द और यौगिक शब्द को अलग अलग अंतर बताने को कहे तो हम कहेंगे रूट शब्द वे होते हैं जिनके खंडन करने पर हमें उसका कोई अर्थ न मिलता हो, लेकिन वही यौगिक शब्द वे होते हैं जिन्हें टुकड़े खंड करने पर उसके कुछ अर्थ निकलते हुए उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे हम, रूट शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए, अब हम इसी में बात कर लेते हैं तीसरा जो आपका होगा योग रूढ़, योग रूढ़। देखिए ये क्या होते हैं, वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द जिनके कुछ अलग अर्थ निकलते हो, देखिए इसमें क्या था, इसी से रिलेटेड निकल रहा था। देखिए यहां देखिए कैसे हो गया आपका पीतांबर, गजानन, ये सब जो आपको शब्द हो गए ये हो गए आपके योग रूढ़ के शब्द हो गए। तो हमें आशा है कि ये सब भी आप काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अब लास्ट है आप लोगों का रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर भी आपको हम इतना आसान भाषा में समझाएंगे कि आपको भी एक बार में याद हो जाएगा और आपको दोबारा याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए, अभी हम लोग भी आपको दिखाने जा रहे हैं। अब क्या है, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, देखिए ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि रूपांतरण के आधार पर आखिर कितने प्रकार होते हैं शब्द के। आज शब्द के रूपांतरण के आधार पर शब्द का प्रकार की बात किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको विकारी और वही दूसरा होता है अविकारी। क्या अविकारी शब्द हम अभी को इतना आसान भाषा में और इतना तक बता दिए हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर पूरा बोर्ड क्लास 12 तक का मैं बात कर रहा हूं, क्लास 12 तक इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है शब्द के बारे में। यही समझिए, टोटल शब्द के बारे में जितना आपको पढ़ना था मैंने उतना आपको बता दिया। और आपको एक बार और बोल रहे हैं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इधर उधर करते रहते हैं, बहुत सारा रील देखते रहते हैं। रील में आप एक बार चले गए
तो कितना आपका टाइम पास होगा आपको खुद भी मालूम नहीं चलेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि रील में जाने से अच्छा है कि आप थोड़ा देर यूट्यूब पर उतना टाइम अगर आप दे देते हैं, कितना होगा, आधा घंटा 45 मिनट अगर आप टाइम यूट्यूब पर वही दे देते हैं किसी एजुकेशन, यही नहीं हम कह रहे हैं कि आप हमसे ही पढ़िए, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं से पढ़िए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़िए। और कहते हैं कुछ लोग कि अरे उससे नहीं हो पाएगा, तो अरे हम अगर किसी को बोल दे रहे उससे नहीं हो पाएगा, हम उसके बारे में क्या जाने जब उसको बोल देंगे नहीं हो पाएगा। और तुम्ही को कोई बोल रहा है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुमको अरे ये बात कोई बोल दिया है, चाहे वो आपके परिवार के हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, उसको आप एक बार चैलेंज लगा लीजिए कि हम ये चीज करके दिखाएंगे। और कोई बच्चा कोई आपको बोल रहा है कि अरे तुमसे ये एग्जाम पास नहीं होगा, तो आप उससे पहले चैलेंज लगाइए और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उस चैलेंज को आप पूरा करके दिखाइए, तब आखिर उसको भी पता चलेगा कि आखिर किसी भी व्यक्ति को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पुलिस होते हैं, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जो होते हैं वही इंसान होते हैं, ये नहीं कि वो शुरू से ही बनकर के आते हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बनते हैं। अगर आप भी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो आप भी एक दिन अवश्य ही एक सफल इंसान बन सकते हैं।